कंसेप्चुअल्स शुरू करेंगे। कंसेप्चुअल्स रिफ्रैक्शन में जिन क्वेश्चंस पे मैं स्टार मार्क करूंगा, झंडा लगाऊंगा, वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कंसेप्चुअल्स इसके लेंसेज के जो कॉन्सेप्चुअल्स हैं वो न्यूमेरिकल से भी इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली कुछ क्वेश्चंस। सो कृपा करके इसको ध्यान से देखिएगा। जो सॉल्विंग वाले होंगे सॉल्व करके मैं साइड हो जाऊंगा, आपको लिखने होंगे वो, तो तमीज से कीजिएगा। मैं सारे डिस्कस कर रहा हूं, आपने किए नहीं किए कोई बात नहीं, मैं सारे डिस्कस कर रहा हूं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। शुरुआत में इजी, कंसेप्ट्स भी साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं दोबारा। आपको बोला कॉनकेव मिरर ऑफ 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इज इमर्स्ड इन वाटर, व्हाट इज द न्यू फोकल लेंथ। कॉनकेव मिरर की बात की है। जब आप मिरर को पानी में डालते हो तो फोकल लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं होता। लेंस जो है, लेंस को अगर आप पानी में डालते हो, लेंस का मीडियम अगर चेंज करते हो तो फोकल लेंथ में चेंज आता है। मिरर का मीडियम अगर चेंज करते हो तो फोकल लेंथ में चेंज नहीं आता। मिरर में फोकल लेंथ कितना होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2, F इज इक्वल टू R बाई 2। तो मिरर में फोकल लेंथ में चेंज नहीं आता, लेंस में फोकल लेंथ में चेंज आता है। इसीलिए मिरर के केस में फोकल लेंथ क्या रहेगी, 20 सेंटीमीटर, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो सेम होगा। मिरर की फोकल लेंथ डज नॉट डिपेंड अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। लेंस में होता तो क्या होता, अगर लेंस को पानी में डालते उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने से लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता। 1 अपॉन फोकल लेंथ होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम पे डिपेंडेंट, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम कम होता तो फोकल लेंथ इंक्रीज होती। तो लेंस के केस में फोकल लेंथ बढ़ जाती, जबकि मिरर के केस में फोकल लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। A thin double convex lens of focal length f is broken into two equal halves at the axis. The two halves are combined as shown in figure. What is the focal length of the combination? अब आप इस सेक्शन पे देखो ध्यान से। ये वाला जो पार्ट है, ये रेज ऑफ लाइट को नीचे की तरफ वो करता है कन्वर्ज, ये रेज ऑफ लाइट को ऊपर की तरफ कन्वर्ज करता है। यस और नो? सो अगर मैं ये कॉम्बिनेशन लगाऊंगा फर्स्ट वाला, तो ये वाला कॉम्बिनेशन क्या करेगा, रेज ऑफ लाइट को नीचे कन्वर्ज करेगा, और ये कॉम्बिनेशन क्या करेगा, ऊपर कन्वर्ज करेगा। तो ओवरऑल कन्वर्जेंस नहीं होगी, रेज ऑफ लाइट सीधी निकल जाएंगी। आप इसको डायग्राम वाइज समझो। ये एक लेंस है, एक लेंस का पार्ट है, और ये दूसरे लेंस का पार्ट है। अब अगर पैरेलल बीम आएगी, ये पैरेलल बीम आई, नॉर्मल इसका इधर कहीं बनेगा, रेयर टू डेंसर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये क्या होगा, थोड़ा ऊपर बनाना पड़ेगा, ज्यादा मोटा बन गया, रुक जाओ, थोड़ा थिन लेंस बनाता हूं। पैरेलल बीम आई टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल इसका इस तरफ बनेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई, इसमें अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुई, ऐसे ही होगा। इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुई। तो फोकस क्या हो जाएगा, इंफिनिटी पे। ठीक है, सो इस लेंस में, इस कॉम्बिनेशन में फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। जबकि ये दोनों सिमिलर पोलैरिटी वाले हैं, ये दोनों के दोनों नीचे की तरफ उसे कन्वर्ज करेंगे, तो इनकी फोकल लेंथ आप सीधी सीधी निकाल सकते हो। कैसे, अगर आप एक सेक्शन की बात करो तो इसमें ना तो R1 चेंज हुआ, ना R2 चेंज हुआ, ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ, तो इसकी फोकल लेंथ अगर f है तो इन दोनों की फोकल लेंथ f और f होगी, और दोनों का सिमिलर डाइवर्ज वो होगा, सेम डायरेक्शन में। सो इसका मतलब इसमें 1/f कितना हो जाएगा, 1/f इफेक्टिव कितना होगा, 1/f1 प्लस 1/f2, तो 1/f इफेक्टिव हो गया 2/f, तो f इफेक्टिव इस केस में कितना हो जाएगा, f/2। क्या ये समझ में आता है? इंडिविजुअली इसमें भी दोनों का फोकल लेंथ ff है,
बट इसका फोकल लेंथ आप f सोचोगे तो इसका -f सोचोगे, ठीक है कि नहीं? तो इसमें इफेक्टिव फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट, जबकि इसमें इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? f/2, सॉरी। क्लियर? नेक्स्ट, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, सामने देखिए, करने के बाद मैं साइड हो जाऊंगा, आप आराम से लिख लेना, पहले समझो ध्यान से, बंद कर दो इसको, सामने समझो। शो दैट अ कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस n टाइम्स मैग्निफाइड इमेज, n टाइम्स मैग्निफाइड इमेज, रियल इमेज नहीं बोला। अगर n टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज बोला होता तो मैं मैग्निफिकेशन को मानता -n, n टाइम्स मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज बोला होता तो मैं +n मानता। यहां पे सिर्फ n टाइम्स मैग्निफाइड इमेज बोला है, तो रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है। मतलब मैग्निफिकेशन जो है वो कितनी दे दी? +-n, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। और मैग्निफिकेशन क्या होता है? v/u। मैग्निफिकेशन क्या होता है? v/u। आगे क्या बोला? When an object distance from the lens have magnitude इतना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u की वैल्यू निकालनी है। सिचुएशन समझ में आई? v कितना हो गया? +-n टाइम्स u, 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। v की वैल्यू डालो, 1/+-nu minus 1/u is 1/f, 1/u कॉमन, क्रॉस मल्टीप्लाई, u कितना आया? f, 1/+-n -1, ब्रैकेट खोलो, f/+-n -f। तो u का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? ये u हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। मैग्नीट्यूड कितना होगा? f - f/+-n। समझ में आई बात? यही प्रूव करना है। क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट, आगे क्या बोल रहा है? Here f is the focal length हो गया। Hence find, मतलब इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए the two values of object distance for which convex lens of power 2.5 diopters, पावर अब कितनी दी हुई है? 2.5 diopters, तो फोकल लेंथ कितनी हो गई? 1/2.5 इन मीटर्स, 100/2.5 40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हो गई 40 सेंटीमीटर, विच प्रोड्यूस एन इमेज 4 टाइम्स एज लार्ज एज ऑब्जेक्ट। n की वैल्यू कितनी दे दी? 4। तो अब आपको ये एक्सप्रेशन यूज करके काम करना है। तो u कितना होगा? u का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? f, पहले लिखो f माइनस प्लस, इसको ये आ गया u का मैग्नीट्यूड। सो f माइनस प्लस f/n, मतलब 40 माइनस प्लस 40 अपॉन मैग्नीफाइड कितना चाहिए? 4। तो ये आ गया 40 माइनस प्लस 10, तो u का मैग्नीट्यूड आ गया 30 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। लिखना समझ में आया कैसे करना है? सबको क्लियर है? नोट्स में मैंने इसका सॉल्यूशन डिफरेंट तरीके से किया है। उसमें क्या किया है? मैग्निफिकेशन का एक्सप्रेशन यूज किया है u की टर्म्स में, या u का एक्सप्रेशन यूज किया है मैग्निफिकेशन की टर्म्स में, और फिर आंसर निकाला। u का एक्सप्रेशन कैसे निकाला? u को, v को ये लिख के ये एक्सप्रेशन यूज किया है m की टर्म्स में। ठीक है, इसमें आप, ये स्टैंडर्ड मेथड है जो बेसिक आप पढ़ा है उससे। क्लियर? रजिस्टर खोलो, इसको लिखो। ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, obtain an expression for focal length of combination of two thin lenses in contact। ये हमने पहले थियोरी में भी किया। two thin lenses in contact, ये एक थिन लेंस है और फोकल लेंथ f1, एक दूसरा लेंस है फोकल लेंथ f2। फर्स्ट की जो इमेज होगी वो सेकंड के लिए कैसे बिहेव करेगी? एज एन ऑब्जेक्ट।
सो फोकल लेंथ निकालना है. फोकल लेंथ, फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. ठीक है. सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, सो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी फॉर फर्स्ट लेंस. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया माइनस इंफिनिटी, इमेज डिस्टेंस नहीं पता, फोकल लेंथ f1. सो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f. तो v सॉल्व करके कितना आ जाएगा? f1 के इक्वल. v सॉल्व करके आ जाएगा f1 के इक्वल. ये हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगी f1. this image will be a virtual object for second lens. मतलब for second lens u कितना हो जाएगा? प्लस f1. v is unknown. v है क्या? f इफेक्टिव होगा और f कितना है? f2. सो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f. सो 1/f इफेक्टिव माइनस 1/f1 इज इक्वल टू 1/f2. सो 1/f इफेक्टिव किसके इक्वल आया? 1/f1 प्लस 1/f2. समझ में आ गई सबको? ध्यान है ये बात? तो ये ओवरऑल यहां पे मिलेगा और ये हो जाएगा f इफेक्टिव, कंबाइंड फोकल लेंथ. ठीक. नेक्स्ट, इफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस इज इंक्रीज्ड, हाउ विल द फोकल लेंथ चेंज? वेवलेंथ बढ़ाओ. आपको याद है कॉचीज फॉर्मूला पहले भी एक्सप्लेन किया, आगे डिटेल में आएगा. वेवलेंथ अगर हम इंक्रीज करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है a प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर. आप ऐसे सोच लो. अदरवाइज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है लैम्डा इन एयर डिवाइडेड बाय लैम्डा इन मीडियम. तो लैम्डा इन मीडियम आपने बढ़ा दिया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो बेसिकली वो वाला रिलेशन तब यूज होता है जब आप मीडियम में चेंज आता है. एक एयर से किसी मीडियम में गई या किसी मीडियम से एयर में गई तो वेवलेंथ में कितना चेंज आया. कॉचीज अलग है. कॉचीज है हर वेवलेंथ एक ही मीडियम में, हर वेवलेंथ जो है वो उस एक ही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग वेवलेंथ के लिए डिफरेंट होगा. सो दोनों में डिस्टिंक्ट समझो. म्यू इज इक्वल टू लैम्डा बाय लैम्डा इन एयर डिवाइड बाय लैम्डा इन मीडियम कब लगता है? जब एक रे ऑफ लाइट या एक कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो दूसरे मीडियम में उसकी वेवलेंथ बदल जाती है. वो वेवलेंथ बदलती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बदलता. कॉचीज कब यूज होता है कि एक ही वेवलेंथ है, एक ही मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कुछ है, अलग अलग कलर की वेवलेंथ के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो शो करेगा. जैसे येलो लाइट के लिए वाटर का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ब्लू लाइट के लिए वाटर का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा. ये डिफरेंस है दोनों में. अब इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली समझो. इफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस इज इंक्रीज्ड, हाउ इज द फोकल लेंथ चेंज? यहां पे लाइट की वेवलेंथ को आपने बढ़ाया है, लाइट की वेवलेंथ को बढ़ाया तो जो लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज हो जाएगा अलग अलग कलर की लाइट के लिए. तो क्या लगेगा? कॉचीज लगेगा. डिफरेंट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होना. ठीक है. डिफरेंट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होना मतलब एक लाइट आई, उसकी वेवलेंथ आपने बढ़ा दी, मतलब कलर बदल गया लाइट का. वेवलेंथ चेंज करोगे फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी. लाइट का रंग बदल गया, उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बदल जाएगा. समझ में आई बात? तो क्या लगा? कॉचीज लगा. तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला? वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इंक्रीज. वेवलेंथ बढ़ा दी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया. 1/f कितना होता है? म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2. तो जब आपने
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? तो फोकल लेंथ विल इंक्रीज। समझ में आ गई बात? सिक्स्थ, हाउ डज द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस चेंज इफ मोनोक्रोमैटिक रेड लाइट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमैटिक ब्लू लाइट? लैम्डा रेड के लिए ज्यादा होता है लैम्डा ब्लू के लिए। अगेन क्या सोच रहे हैं हम? कॉचीज सोच रहे हैं, क्योंकि एक ही मीडियम अलग अलग कलर के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा है। लैम्डा रेड के लिए ज्यादा होता है ब्लू के लिए। विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जैसे जैसे आप वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हो वेवलेंथ इंक्रीज होती है। वेवलेंथ बढ़ती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। लैम्डा फॉर रेड इज लेस देन लैम्डा फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ब्लू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कम होगा उसके लिए फोकल लेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि दोनों इनवर्सली रिलेटेड है। मतलब फोकल लेंथ फॉर रेड कलर विल बी ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ ब्लू कलर। क्या ये क्लियर है? समझ में आ गई? तो फोकल लेंथ रेड के केस में ज्यादा होगी, ब्लू के केस में कम होगी। सेवेंथ, कॉन्वेक्स लेंस इज हेल्ड इन वाटर, व्हाट चेंज इफ एनी डू यू एक्सपेक्ट इन फोकल लेंथ? कॉन्वेक्स लेंथ को आपने पानी में रख दिया, 1/f म्यू ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम -1, 1/r1 - 1/r2। ये हो गया म्यू ऑफ लेंस बाय म्यू ऑफ मीडियम -1, 1/r1 - 1/r2। यही किया ना? म्यू ऑफ मीडियम बढ़ा दिया आपने, पहले एयर थी अब उसको क्या कर दिया? पानी। म्यू ऑफ मीडियम बढ़ाया तो ये वाली फ्रैक्शन कम हो जाएगी। म्यू ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम डिक्रीज हो जाएगा। ये डिक्रीज होगा तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। क्या ये सिचुएशंस क्लियर है? ये बहुत आते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, converging lens of refractive index 1.5 is kept in a liquid medium having same refractive index. What would be the focal length of the lens? Focal length कितनी हो जाएगी? Infinite। क्यों हो जाएगी? Lens invisible हो जाता है। Lens becomes invisible if refractive index of lens बराबर हो refractive index of medium के। इसमें 1/f हो जाएगा 0, तो f हो जाएगा इनफाइनाइट। याद है, अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है तो जो नेचुरली वो बिहेव करता है वैसे करेगा। मतलब कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा? कन्वर्जिंग। कॉनकेव क्या होगा? डाइवर्जिंग। अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है मीडियम से तो उल्टा बिहेव करेगा। कॉन्वेक्स कैसे बिहेव करता है? डाइवर्जिंग। कॉनकेव कैसे बिहेव करता है? कन्वर्जिंग। अगर लेंस और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। रेज क्या जाएंगी? पैरेलल। पावर क्या हो जाएगी? 0। लेंस क्या बनेगा? इनविजिबल। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम में काफी आते हैं और एमसीक्यूज के फॉर्म में तो काफी आते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन दिस? 4 ऑप्शंस। डजंट चेंज, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, कांट से, ऐसा कुछ काफी पूछे जाते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। Convex lens and concave lens each having focal length 50 are placed in contact. Convex और concave, convex की focal length कितनी होगी? +50. concave की focal length कितनी होगी? -50. effective focal length कितना हो जाएगा? 1/f is equal to 1/50 plus 1/-50. कितना आ गया? 0. 1/f is 0. focal length क्या हो जाएगी? infinite. पावर कितनी हो जाएगी? 0. Next, in figure, path of parallel beam of light passing through a convex lens of refractive index kept in a medium of refractive index this is shown. बताओ, अब ये convex lens है। convex lens कैसे बिहेव कर रहा है? डाइवर्जिंग है तो क्या होगा? अपने नेचर से उल्टा बिहेव कर रहा है तो क्या होगा? मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लेंस। तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो Ng क्या है? एक मिनट, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Ng और मीडियम का Nm। तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। इसमें क्या होगा? इनविजिबल हो गया। क्या होगा? मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। सो इसमें दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ध्यान है बात? शिवांश ध्यान है ना बेटा? नेक्स्ट, अ ग्लास लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 is placed in a trough of liquid. What must be the index of the liquid in order to mark the lens disappeared? क्या हो जाएगा? जब वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाते हैं? इक्वल, तो लेंस क्या हो जाता है? इनविजिबल।
अगला, लेंस ऑफ फोकल लेंथ f and refractive index n is immersed in a liquid of refractive index n dash. What is a new focal length? Expression की फॉर्म में, length of focal length f and refractive index n. So 1 by f is n minus 1, 1 by r1 minus 1 by r2. आगे क्या बोल रहा है? Is immersed in liquid of refractive index n dash, new focal length f dash. 1 by f dash is n by n dash minus 1, 1 by r1 minus 1 by r2. yes or no? ये तो नहीं बताया ना कॉन्वेक्स है कॉनकेव है, तो मैं कन्वेंशन वगैरह कुछ नहीं ले सकता रेडियस ऑफ कर्वेचर्स की. मुझे सिर्फ पता है मीडियम, पहले मीडियम क्या है? एयर. अब मीडियम क्या है? कोई और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n डैश है. तो इसको सॉल्व करो. 1 by f डैश कितना हुआ? n माइनस n डैश अपॉन n डैश इंटू 1 by r1 माइनस 1 by r2. दोनों को कर दो डिवाइड. 1 by f divided by 1 by f dash is n minus 1 divided by n minus n dash by n dash. निकालना क्या है? f dash निकालना है. ये आपके पास आया f dash by f is equal to n dash into n minus 1 upon n minus n dash into f. ये आपके पास आया नया फोकल लेंथ. क्लियर? Next, length of focal length f is split into two parts. What is the focal length of either part? So इसमें no change in r1, no change in r2, no change in r1 or r2 or refractive index. Therefore, f remains same. हर पार्ट की रिफ्रैक्टिव, हर पार्ट की फोकल लेंथ क्या रहेगी? सेम रहेगी. ठीक है. नेक्स्ट, what is the minimum distance in terms of focal length of the lens between the object and its real image formed by a convex lens? याद है न्यूमेरिकल्स में किया था? क्या होता है? 4 times the focal length. क्वेश्चन नंबर 2. कंसेप्ट देखो दोबारा से. आपको ये लेंस है, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको पता है. दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, d निकालना है. इसको x मान लिया. ये कितना हो जाता है? d माइनस एक्स. मतलब इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हुआ? माइनस एक्स. इमेज डिस्टेंस हुआ प्लस ऑफ d माइनस एक्स. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हुआ? माइनस एक्स. इमेज डिस्टेंस हुआ प्लस ऑफ d माइनस एक्स. 1 by f is 1 by v minus 1 by u. So 1 by f is 1 by d minus x plus 1 by x. LCM लोगे. 1 by f x times d minus x, x plus d minus x. x से x कट गया. xd minus x square is fd. So x square minus xd plus fd equal to 0. For real x, discriminant greater than equal to 0 होना चाहिए. तो d स्क्वायर माइनस 4fd ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो d स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4fd, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 4f. सो मिनिमम वैल्यू ऑफ d कितना हो गया? 4 टाइम्स द फोकल लेंथ. या अगर मेरे को डिस्टेंस दिया हो, फोकल लेंथ निकालना हो, तो मैक्सिमम फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? d बाय 4. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैक्सिमम वाला. क्लियर? यहां तक. आ जाते हैं 16th पे. Length of focal length f is split into 2 halves. What is the focal length of each half? डबल हो जाती है. कैसे? पहले लेंस ऐसे है, r1 r2 दोनों r के इक्वल. 1 by f is mu minus 1, 1 by r1 minus 1 by r2. r2 क्या है? माइनस r. So 1 by f आ गया mu minus 1 into 2 by r. तो f हो गया r अपॉन ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस 1. ये फोकल लेंथ हो गई. जब आप इसे कट करोगे, r1 हो जाएगा प्लस r, r2 हो जाएगा इंफिनिटी. 1 बाय एफ डैश कितना हुआ? म्यू माइनस 1, 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2. तो f डैश हो गया r अपॉन म्यू माइनस 1 विच इज 2f. तो फोकल लेंथ क्या हो जाती है? ईच पार्ट की डबल. नेक्स्ट, converging lens is kept coaxially in contact with the diverging lens.
बोथ द लेंसेज बीइंग ऑफ इक्वल फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन अभी किया था। कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी प्लस, डाइवर्जिंग की क्या हो जाएगी माइनस, दोनों को जोड़ोगे इफेक्टिव कितना आ जाएगा 1/f कितना हो जाएगा 0, तो f कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं। आ जाते हैं आज के दूसरे एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को और इसके बाद मैं साइड होऊंगा। ये बोर्ड में आया हुआ है, एग्जैक्ट वर्ड्स दो फर्क के साथ, ए की जगह x था, बी की जगह y था। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आया हुआ है। सिमिलर क्वेश्चन विद नंबर्स, ए और बी की जगह नंबर्स, एनसीईआरटी में लास्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का एडिशनल का सबसे आखिरी क्वेश्चन, तब भी एडिशनल में ही था जब ये बोर्ड में आया था। तो ये आ सकता है एग्जाम में, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं इसको। सामने समझो, लिखने का टाइम दूंगा, प्लीज सामने देखो। An equiconvex lens of radii of curvature of magnitude ER each is put over liquid layer poured on top of a plane mirror. A small needle with its tip on the principal axis of the lens is moved along the axis until its inverted real image coincides with the needle itself. So, ये पहले कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं दोबारा। When lens is placed in contact with plane mirror, then and image formed by the combination coincides with object, then the length at which object is placed is focal length. याद है बात? एक्सप्लेन की थी मैंने थ्योरी में। लेंस के साथ अगर आप प्लेन मिरर प्लेस कर दो, सो जहां पे प्लेस करोगे अगर वही इमेज बन रही है तो ये पॉइंट क्या हो जाता है फोकल लेंथ। यहां पे मैंने प्लेस किया, यही इमेज बन रही है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाता है फोकल लेंथ। ये कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। अब पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर्स के साथ जो जितना डाटा उसने दिया उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन में बोला कि ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द नीडल फ्रॉम द लेंस इज मेजर्ड टू बी a। ये लेंस है, इसके नीचे लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड भरा हुआ है, और जो डिस्टेंस जहां पे हमने प्लेस किया सो दैट सेम पॉइंट पे इमेज आ रही है वो a है। सो लेट फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज f1, लेट फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड लेंस इज f2। ये तो ग्लास लेंस है, नीचे लिक्विड वाला प्लेनो कॉन्केव लेंस बन गया, उसकी फोकल लेंथ मैंने f2 मान ली। मुझे पहले क्या दिया हुआ है f इफेक्टिव दिया हुआ है a, कंबाइंड फोकल लेंथ कितनी दी हुई है a दी हुई है। मानते हो इतनी बात? जब मैंने जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा उसी पॉइंट पे इमेज बन रही है, वो कब बन रही है a डिस्टेंस दूर, तो जो कंबाइंड फोकल लेंथ है वो कितनी हो गई, कंबाइंड फोकल लेंथ कितनी हो गई, कंबाइंड फोकल लेंथ कितनी हो गई बता, कितनी हो गई a, ठीक है। कंबाइंड फोकल लेंथ कितनी हुई a, सो a हो गई कंबाइंड फोकल लेंथ। ऑन रिमूविंग द लिक्विड लेयर, ऑन रिमूविंग द लिक्विड लेयर द experiment is repeated. On removing liquid, सिर्फ क्या होगा F1 होगा, वो कितना हो गया B। लिक्विड रिमूव कर दिया, अब सिर्फ कौन बचा, ग्लास का लेंस। ग्लास के लेंस के लिए आपके पास डिस्टेंस आता है B, तो यानी F1 की वैल्यू क्या हो गई B। क्या ये पॉइंट समझ में आते हैं? मैंने बोला जब दोनों, ये दो लेंस सोच लो, जब ये दोनों लेंस इकट्ठे हैं तो इफेक्टिव फोकल लेंथ कितनी हो गई A। पानी रिमूव कर दिया, लिक्विड रिमूव कर दिया, सिर्फ कौन बचा, ग्लास बचा। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कितना होगा, फोकल लेंथ कितनी हो गई B। आपको क्या निकालना है,
गिवन दैट द टू वैल्यूज ऑफ द डिस्टेंस मेजर रिप्रेजेंट द फोकल लेंथ। लो जी, बोल दिया उसने, बोर्ड में जब आया था तो नहीं बोला हुआ था। ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा? लेंस मेकर निकालना पड़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब आपके पास ये रहा लेंस, लिक्विड वाला लेंस। लिक्विड वाले लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। लिक्विड वाले लेंस की पहले फोकल लेंथ चाहिए होगी। लिक्विड वाले लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी? 1/f इफेक्टिव कितना होता है? 1/f1 प्लस 1/f2। सो 1/f2 कितना हुआ? 1/f इफेक्टिव माइनस 1/f1। सो 1/a माइनस 1/b। तो 1/f2 की वैल्यू कितनी आ गई? b माइनस a अपॉन ए बी। यहां तक कोई दिक्कत? अब फोकल लेंथ किसकी टर्म्स में होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्वेश्चन में गिवन है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्वेश्चन में गिवन है। कहां आर बोला है ना, ये रहा रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। जब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, उसमें और इसमें क्या फर्क है? उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन नहीं है। उसमें पहले आपको F1 यूज करके रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना पड़ेगा। F1 यूज करके रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना पड़ेगा। ग्लास का उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, तो उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालोगे लेंस मेकर यूज करके, और फिर उसको सब्स्टिट्यूट करोगे। इसमें ऑलरेडी रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, पर कंसेप्ट पूरे क्वेश्चन का सेम है। वैल्यूज बस लेफ्ट राइट है। इसमें आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। अब आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ। लेंस मेकर्स, अप्लाइंग लेंस मेकर्स फॉर्मूला, 1/f2 is mu minus 1/r1 minus 1/r2। 1/f2 का मतलब हो गया b minus a upon ab is mu minus 1। r1 कितना है? माइनस r। r2 कितना है? इंफिनिटी। सो माइनस आर को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a माइनस बी टाइम्स r अपॉन ए बी इज म्यू माइनस 1। तो म्यू की वैल्यू हो गई a माइनस बी इंटू आर अपॉन ए बी प्लस 1। ये एक्सप्रेशन बन गया। दोबारा सुन लो, फर्क क्या है दोनों क्वेश्चंस में, एनसीईआरटी में और इसमें। पहले ही तो एनसीईआरटी में नंबर्स हैं, ए और बी की जगह, ए और बी की जगह नंबर्स गिवन है। दूसरा, उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन नहीं है। उसमें क्या गिवन है? लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगेगा लेंस के लिए। अभी मैंने सिर्फ किसके लिए लगाया? लिक्विड के लिए लगाया। उसमें लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगेगा लेंस के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो गिवन है वो यूज होगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकलेगा। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के बाद इसमें सब्स्टिट्यूट होगा। तो उसमें बेसिकली लेंस मेकर्स फॉर्मूला 2 बार लगेगा। इसमें आर आपको गिवन था, उसमें पहले आर आपको निकालना पड़ेगा, फिर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। बट ये क्वेश्चन एग्जैक्ट विद सेम ए बी की जगह एक्स वाई यूज करके बोर्ड में आया हुआ है। लॉजिक समझ में आ गया? कंसेप्ट क्लियर है कि कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। अब ये मैंने जितनी वेरिएशंस बताई है ना, कि ये गिवन नहीं होगा, अगर ये गिवन होगा तो ये करोगे, ऐसा कोई भी सिचुएशनल क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। कंसेप्ट सबका सेम है। प्लीज इसको अपने हाथ से लिखिए, इसमें कोई दिक्कत हो तो अभी बोलिएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। The image of an object formed by the lens on the screen is not in sharp focus. Suggest a method to get a clear focusing of the image on the screen without disturbing the positions of object, the lens and the screen. ना ऑब्जेक्ट हिला सकते हो, ना लेंस हिला सकते हो, ना स्क्रीन हिला सकते हो, स्टिल आपको शार्प फोकस चाहिए। मतलब कंसेप्ट क्या होगा? ऐसे लग रहा होगा, आपके पास ये एक लेंस है, सपोज यहां पे ऑब्जेक्ट है, कायदे से सपोज यहां इमेज बननी चाहिए, ठीक है? आपने स्क्रीन को यहां प्लेस कर दिया, शार्प फोकस नहीं मिलेगा। ना आप इसको हिला सकते हो, ना आप इसको हिला सकते हो, ना आप इसको हिला सकते हो, स्टिल शार्प फोकस चाहिए। तो यानी रेज को पीछे खींचना पड़ेगा। पीछे खींचने के लिए क्या करोगे? एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दो। कॉन्वेक्स क्या होता है? कन्वर्जिंग, वो जल्दी कन्वर्ज करेगा, एक तरीका। दूसरा ऐसा भी हो सकता है
कि आपने लेंस लगाया, यहां इमेज बन रही है और स्क्रीन यहां पे। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डाइवर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा ताकि उधर शिफ्ट हो जाए। तो बिना इन तीनों को हिलाए आप इमेज को शिफ्टिंग कैसे कर सकते हो, बाय एडिंग एन अप्रोप्रिएट लेंस। यू डोंट नो कि कैसे बन रहा है। हाँ, ऑब्वियसली अगर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि उसके पीछे बन रही है इमेज, तो आप क्या यूज करोगे, बता दोगे कि कन्वर्जिंग यूज करेंगे। अगर बोल देगा कि उससे पहले बन रही है तो क्या यूज करोगे, डाइवर्जिंग यूज करोगे। अभी इस क्वेश्चन में क्योंकि कुछ नहीं बोला तो आप सिंपल लिखोगे बाय एडिंग एन अप्रोप्रिएट लेंस। और अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो ये दोनों डायग्राम बना देना ताकि एलैबोरेट भी हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट, द प्लेन साइड ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज सिल्वर्ड। Plane side of a plano-convex lens is silvered. The lens acts like a concave mirror of focal length 30, or mirror of 30 centimeter focal length. The refractive index of lens is 1.5. What is the radius of curvature of the lens? कैसे करोगे? आंसर से काम नहीं बने। अरे सॉल्यूशन है, सॉरी मेरे को लगा आंसर दिया हुआ सिर्फ। हाँ वही, कैसे करोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस निकालना है। सामने देखो, आपको बोल रहा है प्लेन साइड ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज सिल्वर्ड, लेंस एक्ट्स लाइक अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30। कॉनकेव मिरर की तरह एक्ट कर रहा है फोकल लेंथ, मतलब इसकी ओवरऑल इफेक्टिव फोकल लेंथ कितनी हो गई, अगर इसको मैं मिरर कंसीडर करता हूं तो इफेक्टिव फोकल लेंथ कितनी हो गई, 30। ठीक है। सो इसका कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। तो अगर इसको मैं मिरर कंसीडर करता हूं तो उस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया, 60। मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया, 60। अब आपके पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इज 1.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस निकालना है। अभी आपको मिरर दिया हुआ था, तो लेंस के लिए आपको क्या चाहिए, लेंस के लिए अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है, वहां पे अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हो तो इमेज उसी पॉइंट पे बनती है। इसमें जो कंबाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मिरर कंसीडर करते हुए वो 60 सेंटीमीटर पे, मतलब 60 सेंटीमीटर पे अगर मैं ऑब्जेक्ट रखूंगा तो इमेज उसी पॉइंट पे बनेगी। दोबारा मैंने बोला 60 सेंटीमीटर पे अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो मिरर, क्योंकि ये 60 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर का मिरर की तरह एक्ट कर रहा है, तो इमेज क्या बनेगी, उसी पॉइंट पे बनेगी। सो यानी अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -60 है तो इमेज डिस्टेंस भी कितना होगा, -60। मानते हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -60 है तो इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा, -60। वही यूज किया होगा यहां पे। C represents the center of curvature. When the object is at C, the image will also be formed at C. This would be possible if the rays strike silvered plane mirror normally, isn't it? Plane mirror पे जब perpendicular act करते हैं, so this would mean that C also represents the principal focus of the lens. ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, ये कॉम्बिनेशन हो गया लेंस और प्लेन मिरर का। अच्छा वो प्लेन मिरर भी है ना, लेंस और प्लेन मिरर का कॉम्बिनेशन हो गया। लेंस और प्लेन मिरर के कॉम्बिनेशन पे अभी जो ए और बी वाला क्वेश्चन किया उसमें क्या किया, अगर ये फोकस होता है तो रेस सीधी गई, बाउंस बैक करके सेम पॉइंट पे वापस आ गई रिट्रेसिंग करके। तो यानी इसका इफेक्टिव फोकल लेंथ कितना होगा, वो वी से नहीं होगा इफेक्ट, क्योंकि इसमें 2 बार रिफ्रैक्शन है। इफेक्टिव फोकल लेंथ कितना होगा, 60 सेंटीमीटर। तो इफेक्टिव फोकल लेंथ 60, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है 1.5, आर निकल जाएगा। 1/f is equal to mu minus 1, 1/r1 minus 1/r2। mu कितना दिया हुआ है 1.5 minus 1, r1 कितना है r, r2 कितना है इंफिनिटी, r निकल जाएगा। समझ में आ गया ये सबको, क्लियर। नेक्स्ट, विद इन अ ग्लास स्लैब अ डबल कॉन्वेक्स एयर बबल इज फॉर्म्ड। हाउ वुड द एयर बबल बिहेव, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है, सो एयर बबल है अंदर, कॉन्वेक्स, बाहर है ग्लास, लेंस है ये, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या है, कम है, तो ये कैसे बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग। कॉन्वेक्स है तो कैसे बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग, अपने नेचुरल नेचर से रिवर्स, उल्टा। 22, इमेज फॉर्म्ड बाय टोटली रिफ्लेक्टिंग लाइट आर ब्राइटर देन द इमेजेस फॉर्म्ड बाय ऑर्डिनरी रिफ्लेक्टेड लाइट। क्यों, टोटल रिफ्लेक्शन में आपके पास 100% रेज रिफ्लेक्ट बैक करती है, जबकि नॉर्मल रिफ्लेक्शन में कुछ रेज रिफ्रैक्ट भी करती हैं, तो थोड़ा सा इंटेंसिटी का लॉस होता है जो नॉर्मल रिफ्लेक्शन होता है।
बट TIR में 100% रेज क्या करती है, रिफ्लेक्ट, तो आपके पास जो इमेज बनती है वो क्या बनती है, ब्राइटर। वही लिखा हुआ है, दिस इज बिकॉज इन TIR 100% ऑफ इंसिडेंट लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड, ऑन द अदर हैंड in ordinary reflection 20 to 30% of the incident light is lost, so images formed in the first case are brighter than the images formed in the second case. Clear? 23, why goggles have zero power even though their surfaces are curved? उनकी कर्वेचर ऐसे होते हैं, कई गॉगल्स कई बार क्या होता है, लोकल ले लेते हो आप मार्केट से, वो घूम रहे होते हैं ना, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, तो वो कई लोग वो वाले गॉगल्स देती, किसको पता लग रहा है, लिखा होता है रेबैन और होता है बेबैन, ठीक है, तो उनमें कई बार सर दर्द होने लग जाता है। रीजन क्या है उसका, आपने तो ले लिया, आपका आंखें बिल्कुल भगवान की दुआ से परफेक्ट है, आपने ले ली, उनके कर्वेचर प्रॉपर कटे हुए नहीं होते। अब कर्वेचर प्रॉपर कटे ना होने की वजह से उनके रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़े से डिफरेंट होंगे। अब डिफरेंट होंगे तो उनकी कुछ ना कुछ पावर जरूर होगी, कुछ ना कुछ फोकल लेंथ जरूर होगी। और आपकी आंख ठीक है, आप मजे से उस आंख पे पहन रहे हो और स्ट्रेन पड़ेगा फिर आपकी आईज में। जो परफेक्ट होते हैं उनमें रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरह से कटिंग होती है कि R1 और R2 की वैल्यू बराबर हो, R के इक्वल। तो 1/f कितना हो जाएगा, 0। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 1/f कितना हो जाएगा, 0। तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 0। तो वो इसीलिए अच्छी दुकान से लिया हो, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए वाले मत ले करो, ठीक है। वो जो जेब में घूम रहे होते हैं ना बड़े सारे, कभी मार्केट में चश्मा चाहिए चश्मा चाहिए, ऐसे जो पीछे पड़ जाते हैं, उनसे मत लिया करो। हाँ, चोरी का बात अलग है, ले लिया करो, अदरवाइज नहीं, ठीक है, ब्रांडेड। नेक्स्ट 24, एक्सप्लेन व्हाई अ कॉन्वेक्स लेंस बिहेव्स एज अ डाइवर्जिंग लेंस व्हेन इमर्स्ड इन कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड का 1.65 या 1.55 ऐसे ही होता है। सो कार्बन डाइसल्फाइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ग्लास। तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, इसीलिए वो डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करता है। याद है सबको। नेक्स्ट, अ लेंस ऑफ लार्ज एपर्चर सफर फ्रॉम स्फेरिकल एबरेशन। स्फेरिकल एबरेशन क्या होती है, स्फेरिकल एबरेशन का मतलब होता है कि जो मार्जिनल रेज और पैरेक्सियल रेज हैं उन दोनों का फोकस डिफरेंट होता है। याद है, मिरर्स में बताया था मैंने। Spherical aberration is present both in lenses as well as mirror. Spherical lenses, spherical mirrors, इन दोनों में spherical aberration होती है। Spherical aberration की वजह से marginal और paraxial rays इन दोनों का फोकस डिफरेंट होता है, तो you will not get sharp focus for parallel beam of light। तो a lens of large aperture, उसमें large aperture है तो marginal rays काफी ज्यादा होंगी और पैरेक्सियल भी होंगी, तो उनका फोकस डिफरेंट होने की वजह से आपको क्या मिलती है, स्फेरिकल एबरेशन। 26, focal length of a thin biconvex lens is 20 centimeter. When an object is moved from a distance of 25 centimeter in front of it to 50 centimeter, the magnification of image changes from M25 to M50. Find the ratio M25 divided by M50. तो इसको करने का बेटर तरीका क्या है, मैग्निफिकेशन का रिजल्ट निकाल लो इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वो कैसे निकलेगा, मैग्निफिकेशन का ये एक्सप्रेशन होता है इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कैसे निकालते हैं जरा ध्यान दो। लेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसको मान लिया -x, फोकल लेंथ मान ली f, मैग्निफिकेशन होता है v/u। तो आपके पास v कितना हुआ, -mx, मानते हो बेटा, u को मैंने -x डाल दिया तो v कितना हो गया, -mx, मानते हो यहां तक। x क्या है, वैल्यू। अब 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। सो वैल्यू डालो, 1/-mx प्लस 1/x इज 1/f, लिख सकते हो। रीअरेंज करो। अगर इसमें u की टर्म्स में निकाला है तो एक काम करते हैं, हम u की टर्म्स में निकाल देते हैं, वैल्यू नहीं डालते, u की टर्म्स में निकाल लेते हैं। मैग्निफिकेशन हो गया v/u, ताकि यहां से मैच करा दूं फिर आप आगे कंटिन्यू करोगे। v/u होता है, तो v कितना हुआ, mu। सो 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। एक और काम कर सकते हो, और आसान हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन है, आपको क्या चाहिए, इन टर्म्स ऑफ u चाहिए। सो दोनों साइड u से मल्टीप्लाई कर दो, u/v - 1 इज u/f, लिख सकते हो। u/v - 1 इज u/f।
So u by v is u by f plus 1. So u by v is u plus f by f. So v by u यानी मैग्निफिकेशन कितना आया? f अपॉन u प्लस f. ये एक्सप्रेशन यूज किया यहां पे. सो M25 क्या होगा? जब ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर दूर रखा तो u कितना हो गया? -25. फोकल लेंथ तो कितनी है? 20. पहले M25 आ गया. फिर M50 क्या होगा? जब u को क्या लिखेंगे? -50. फोकल लेंथ आपको पता है, मैग्निफिकेशन आ गया M50. दोनों को डिवाइड करो, रेशो आ जाएगा. ठीक है, समझ में आया? अपने नोट्स में ही जहां पे ये क्वेश्चन लिखा है ना, इसको लिख लो कि कैसे बना. आपको u की टर्म्स में चाहिए तो पूरी इक्वेशन को u से मल्टीप्लाई किया ताकि u बच जाए. इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट, diameter of a plano-convex lens is 6 centimeter. Maximum thickness of the lens is 0.3 centimeter. Refractive index of the material of the lens is 1.5. Focal length of the lens निकालना है. सामने ताड़ो, सामने समझो. ये वो स्फीयर है जिसका लेंस पार्ट है. प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है. रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए मैंने ये बनाया. ये वो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है. ये वो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है. स्टार्ट दे रहा हूं, कंप्लीट आप करोगे. ओ ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर इस सरफेस का. इस सरफेस का सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? इनफाइनाइट. इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मनने ना बेरा. अब देखते हैं. डायमीटर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है 6. तो ये ए से बी की लेंथ है 6. ये है डायमीटर. ये है 6 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं है 6. मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द लेंस इज 0.3. मैक्सिमम थिकनेस कहां होगा? बीच में. सबसे ज्यादा मोटापा उसका कहां होगा? बिल्कुल मिडिल में. ये है 0.3. 0.3 दिया हुआ ना? ठीक है, 0.3 सेंटीमीटर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका दिया 1.5. आपको वो चाहिए, तो इसका बेसिकली हमें क्या चाहिए होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर. अब लगाएंगे दिमाग. ये 90 डिग्री, ये ज्वाइन कर दो. ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये कितना हुआ? r माइनस 0.3. और ये 6 है, तो आधा कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर. मालूम है ना, सर्कल में सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हो तो कॉर्ड क्या होती है? बाइसेक्ट होती है. तो ये कितना हुआ? 3. इसमें क्या लग जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम. लगा दो. r स्क्वायर इज इक्वल टू r माइनस 0.3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. यहां तक समझ में आता है सबको? नोट्स में दूसरे तरीके से कर लेना, पहले ये समझ लो. समझ लो पहले. r स्क्वायर इज r माइनस 0.3 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. लिख सकते हो, ब्रैकेट खोलो. r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर हो गया 0.09 माइनस 0.6 r प्लस 9. r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया. एनो इधर ले जाओ. 0.6 r इज 9.09. सो r की वैल्यू आ गई 9.09 डिवाइडेड बाय 0.60. मतलब 909 बाय 60. मतलब 90.9 बाय 6. डिवाइड करो. 15 6 90 15 पॉइंट 5 कितना आएगा? 15.1 15.15 सेंटीमीटर. ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया. रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया 15.15 सेंटीमीटर. यहां तक क्लियर? अप्रोक्सीमेट 15 ले लेते हैं. 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ गई. रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया. आपको फोकल लेंथ चाहिए. 1/f is mu minus 1. 1/r1 minus 1/r2. So 1/15 mu minus 1. R1 कितना है? इंफिनिटी.
R2 कितना है, -R, वो F निकालना है, सॉरी, R है 15। म्यू कितना है 1.5, तो F अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया 30। ये 15.1 अगर रहने दूं तो 30.2। आंसर चेक करो, यही है, समझ में आ गया। अप्रोक्सीमेट यहां पे 15.15 यूज करूंगा तो उसका डबल 30.3 आ जाएगा। फिर पूरा यूज कर लेते हैं, छोड़ो कैलकुलेशन तो यूज हुई नहीं, 15.15 ही यूज करते हैं। तो मेरे पास 1/f आ गया 0.5 अपॉन 15.15, तो f आ गया 30.3 सेंटीमीटर। ये कंसेप्ट समझ में आ गया, इजी है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। सबसे ज्यादा बच्चे गलती क्या करते हैं, डायमीटर देखा 6, डायमीटर देखा 6, सीधा रेडियस हाफ, रेडियस हो गया 3 ना, फर्क है, एपर्चर का डायमीटर दिया हुआ है, चौड़ाई दी हुई है। ठीक है, क्लियर है सबको बेटा। नेक्स्ट एक और देख लो, फिर ये करना। 28 डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज ऑफ लाइट इज 24। फाइंड आउट where would you place a converging lens of focal length 9 so that the images of both the sources are formed at the same point? Oh my god, question is very different. Understand it carefully. Distance between two sources of light is 24. ये एक सोर्स है S1 या A, ये एक सोर्स है B, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 24। Find out where would you place a converging lens of focal length 9 so that the images of both the sources are formed at same point. अगर मैं लेंस को यहां बाहर रखता हूं तो 101% सेम पॉइंट पे इमेज नहीं बनेगी, तो मुझे लेंस को बीच में कहीं रखना पड़ेगा। बीच में रखने पे कैसे बनेगा, अगर ये डिस्टेंस मैंने x माना तो ये 24 माइनस एक्स हुआ, इसकी इमेज यहां कहीं बने और इसकी इमेज भी यहां कहीं बने, इसकी क्या बनेगी वर्चुअल और इसकी क्या बनेगी रियल। सेम पॉइंट पे बोला रियल इमेज, तो अगर यहां पे ऑब्जेक्ट रखता हूं तो इस वाले की इमेज क्या बननी चाहिए, इन्वर्टेड, और बी वाले में अगर ऑब्जेक्ट यहां रखता हूं तो इसकी इमेज क्या बननी चाहिए, इरेक्ट। मानते हो कि नहीं मानते हो, मतलब for first lens, for point A, that ऑर्थो को कुछ नहीं दिया हुआ फोकल लेंथ दी हुई है 9 सेंटीमीटर और कुछ नहीं। इमेज डिस्टेंस मैंने मान ली y। फर्स्ट लेंस फॉर पॉइंट A, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -x, इमेज डिस्टेंस हो गया +y, so 1/9 is 1/y plus 1/x। मानते हो, रख लो, मानते हो। दूसरा फॉर पॉइंट बी, अब इसके लिए इंसिडेंट रे इस तरफ है तो इसके लिए ये वाली साइड हो गई पॉजिटिव, पीछे वाली साइड हो गई नेगेटिव, सो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया, नेगेटिव ऑफ 24 माइनस एक्स। मानते हो, इमेज डिस्टेंस कितना हो गया, नेगेटिव ऑफ वाई। फोकल लेंथ इसके लिए भी क्या है 9 सेंटीमीटर, सो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यस और नो, मेरे को क्या चाहिए, x चाहिए, y क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट। y एलिमिनेट करने के लिए दोनों इक्वेशंस को क्या कर दूं, ऐड कर देता हूं, सो एडिंग 1 and 2, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस को ऐड करो, 1/x प्लस 1/y माइनस 1/y प्लस 1/24 माइनस x इज 1/9 प्लस 1/9। मानते हो बेटा यहां तक कोई दिक्कत, 1/y से 1/y कैंसिल हो गया, एलसीएम लो, x इंटू 24 माइनस x इज 24 माइनस x प्लस x इज 2/9, x से x कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई
24 इंटू 9 कितना हुआ? 240 में से 20 कम 24 कम 216 इज इक्वल टू 48x माइनस 2x स्क्वायर। पहले 2 काट ही देता। 12 12 9 108 is 24x minus x square. So x square minus 24x plus 108 equal to 0. मानते हो यहां तक? x निकल जाएगा, स्प्लिटिंग हो रही है, -18 और -6. So x square minus 18x minus 6x plus 108 equal to 0. तो x minus 18 into x minus 6 equal to 0. So x equal to 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर. So अगर 18 सेंटीमीटर दूर रखूंगा तो इसकी रियल इमेज बनेगी, अगर 6 रखूंगा तो इसकी वर्चुअल बनेगी, इसकी रियल बनेगी. सिचुएशन समझ में आई? पक्का इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं. ये होते हैं ट्रिकी क्वेश्चंस जो सोचने वाले, सब कुछ आता है आपको, कुछ और फॉर्मूला नहीं लगाया पर दिमाग पूरा घुमा दिया क्वेश्चन में. समझ में आया सबको? पक्का. नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन an object and its real image formed by a converging lens is held fixed. This distance is greater than 4 times the focal length of the lens. ठीक है, जो कि होना चाहिए, डिस्टेंस ग्रेटर देन 4 टाइम्स द फोकल लेंथ होना चाहिए रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज के लिए. शो दैट देयर आर 2 पॉसिबल सिचुएशंस फॉर द लेंस एंड दैट द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय रूट I1 I2. करा हुआ है. 2 पॉसिबल कब होते हैं? सो देयर आर 2 possible positions of lens if object distance and image distance interchange their magnitudes. तो ये ऑब्जेक्ट, यहां चाहिए इमेज, तो एक ये पोजीशन हो गई, ये अगर x है तो ये y होगा, दूसरी पोजीशन ये हो गई, ये y हो जाएगा और ये x हो जाएगा. ठीक है. अब इस केस में फर्स्ट सिचुएशन, ये सेकंड सिचुएशन. फर्स्ट सिचुएशन के लिए मैग्निफिकेशन क्या होगा? v by u मतलब y by x मैग्निफिकेशन हुआ h2 by h1. h2 is minus I1 by object is equal to v by u. v is y, u is minus x. तो फर्स्ट के लिए बना I1 by o is y by x. सेकंड के लिए minus I2 by o is y, x by minus y. So I2 by o कितना हुआ? x by y. दोनों को मल्टीप्लाई करो, I1 by o into I2 by o, y by x into x by y. So I1 I2 is equal to o square. तो ऑब्जेक्ट का साइज कितना हो गया? रूट ऑफ I1 I2. थियोरी में भी किया था ये. कौन सा ये? न्यूटन्स डिस्प्लेसमेंट मेथड. ठीक है. नेक्स्ट, 2 thin lenses when in contact produce a combination of power 10 diopters. पावर 10 डायोप्टर्स मतलब दोनों की पावर्स का सम कितना दिया हुआ है? 10 डायोप्टर्स. When they are 0.25 मीटर apart, the power reduces to 6 diopters. So 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर लो. क्योंकि इक्वेशन में कुछ नहीं बोला तो आप वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, डिस्टेंस वाला. डिस्टेंस वाला फॉर्मूला क्या होता है? 1 by f effective is 1 by f1 plus 1 by f2 minus d upon f1 f2. पावर के लिए पावर इफेक्टिव इज इक्वल टू p1 plus p2 माइनस डी P1 P2. तो 2 इक्वेशंस कौन सी हैं? पहले आपको P1 प्लस P2 दिया हुआ है 10 डायोप्टर्स, बाद में P1 प्लस P2 माइनस डी टाइम्स P1 P2 दिया हुआ है 6 डायोप्टर्स. सो 2 इक्वेशन, P1 प्लस P2 10 डायोप्टर्स, P1 प्लस P2 माइनस डी टाइम्स P1 P2, ये आपको दिया हुआ है 6 डायोप्टर्स. 6 डायोप्टर्स. P1 प्लस P2 की वैल्यू आपको पता है तो प्रोडक्ट पता लग गया. तो सम और प्रोडक्ट दोनों पता है. कैलकुलेशन कैसे करोगे? डिफरेंस निकालोगे. याद है?
अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अगर आपको सम और प्रोडक्ट पता होता है तो डिफरेंस निकालते हो, डिफरेंस निकालने के बाद दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज आर लोकेटेड at a distance of 25 centimeter and 40 centimeter respectively from the two principal foci of lens. Calculate the focal length. फोकस से 25, फोकस से 40, दोनों प्रिंसिपल फोकल लेंथ इक्वल होते हैं, दोनों प्रिंसिपल फोकल लेंथ इक्वल होते हैं। फोकल लेंथ मैंने f मान लिया, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया f प्लस 25 नेगेटिव का, इमेज डिस्टेंस क्या हो गया f प्लस 40 पॉजिटिव का। कोई दिक्कत? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस f प्लस 45 f प्लस 25 नेगेटिव का और इमेज डिस्टेंस f प्लस 40 पॉजिटिव का। ओवरऑल फोकल लेंथ तुम्हें पता है, इक्वेशन बना लो, दो कैलकुलेशन करोगे, क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 21 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर है, इससे 21 सेंटीमीटर दूर आपने ऑब्जेक्ट रख दिया है, ठीक है, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 10। कॉनकेव मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर आपने ऑब्जेक्ट रखा है। अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर and refractive index 1.5 is then placed close to the mirror in the space between the object and the mirror. Find the position of the final image formed. अब देखो, ये जो ग्लास स्लैब होगी ये क्या करेगी? लैटरली डिस्प्लेस कर देगी, लैटरल डिस्प्लेसमेंट लाएगी। तो जरा ध्यान दो, शिफ्ट का फॉर्मूला कितना होता है? लैटरल डिस्प्लेसमेंट के बाद शिफ्ट निकलती है, या लैटरल शिफ्ट बोलते हो। लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है? डेप्थ इंटू 1 माइनस 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कितनी शिफ्टिंग हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर उसकी विड्थ है, 3 सेंटीमीटर उसकी विड्थ है, 1 माइनस 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो 1 सेंटीमीटर का शिफ्ट आ गया। यहां तक कोई दिक्कत? शिफ्ट कितना हुआ? 1 सेंटीमीटर का। आपने कहां रखा था ऑब्जेक्ट? 21 पे। तो इसके इंट्रोड्यूस होने के बाद एपरेंटली 1 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट हो गया। पहले कितना था? 21 सेंटीमीटर पे था। 1 सेंटीमीटर की शिफ्टिंग के बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। मानते हो? 20 सेंटीमीटर शिफ्टिंग होने के बाद u आ गया। मिरर है, मिरर की फोकल लेंथ कितनी है? रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 है, तो फोकल लेंथ कितनी हो गई? -5। v निकाल सकते हो। मिरर के लिए क्या लगेगा? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। सो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v आ गया मेरे पास -6.65 सेंटीमीटर। समझ में आ गई? ठीक है। अब गैप कितनी दूर रखा था आपने? ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड क्लोज टू द प्लेन मिरर इन द स्पेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर। क्लोज बोला, इसके पास रखा है, ये दूर बनाया है पर रखा पास है। जब पास रखा है तो मिरर से 6.67 के बाद जब वो आएगा तो दोबारा से उसमें शिफ्टिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अब वो शिफ्ट करेगा तो क्या होगा? कितना आगे जाएगा? 1 सेंटीमीटर। पहले कितना था? इमेज कहां बन रही थी? 6.67 पे। 1 सेंटीमीटर और फिर से शिफ्ट होगी तो अब कितना बनेगा? 7.67 सेंटीमीटर पे। समझ में आ गई? क्योंकि क्लोज रखा है, मतलब बहुत पास है। यहां पे दूर बनाया है बट एक्चुअल में वो बहुत पास है। समझ में आ गई बात? तो ये थे सारे कॉन्सेप्चुअल्स। स्पेसिफिकली ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि ऐसा एक भी क्वेश्चन अदरवाइज नहीं किया आपने। सो ये काम के क्वेश्चंस हैं, इनमें जो लिखना है लिख लीजिए। ये होता है आपका रिफ्रैक्शन कंप्लीट। अगली क्लास से शुरू होगा प्रिज्म। ठीक है, थैंक यू।